हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। मैं हूं भरत सैनी और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारे राज्यसभा टीवी विशेष समराइजेशन की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बारे में। और क्या होता है एक स्टैच्यू, किसी की याद में या फिर सम्मान देने के लिए भारत समेत विश्व भर में स्टैच्यू लगाने की परंपरा है। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल न केवल स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी सेनानी थे, बल्कि भारतीय राजाओं को उनकी रियासत को भारत में मिलाने के लिए राजी करने में उनकी काफ़ी अहम भूमिका थी। भारत को एक राष्ट्र के रूप में खड़ा करने के लिए लौह पुरुष सरदार पटेल के सपने और योगदान को याद करते हुए गुजरात के सरदार सरोवर बांध के पास साधु बेट द्वीप पर दुनिया की सबसे बड़ी 182 मीटर ऊंची प्रतिमा बनाई गई है। आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। बट बिफोर वी बिगिन, मैं आपको बता दूं कि हमारे कुछ स्पेशल पेड ग्रुप है जहां पे आप सभी वीडियोज़ की PDF, वॉइस मैसेजेस एंड स्पेशल PDF ले सकते हैं। एंड फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन कॉन्टेक्ट हियर। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि हम स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को किस प्रकार डिस्कस करेंगे। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है क्या, फिर उसके बाद डिस्कस करेंगे कि इसके कुछ मुख्य बिंदु एवं इसकी स्पेसिफिकेशंस क्या है। फाइनली ये डिस्कस करेंगे कि दुनिया की अन्य प्रतिमाओं से किस प्रकार अलग है और क्या ये किसी भी प्रकार का सामाजिक और आर्थिक लाभ हमें दे पा रही है या नहीं, और ये जिन पे बनाई गई है उनके जीवन के बारे में डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का राजनीतिक योगदान क्या रहा था। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है क्या। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री तथा प्रथम गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल को समर्पित एक स्मारक है जो गुजरात में स्थित है एवं इसका शिलान्यास तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था एवं इसका अनावरण वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। उन्होंने ये देश का सबसे बड़ी ऊंची प्रतिमा को देश को समर्पित किया है और ये स्मारक सरदार सरोवर बांध से 3.2 किलोमीटर की दूरी पर साधु बेट नामक स्थान पे है, जो कि नर्मदा नदी पर एक टापू है। ये स्थान गुजरात के भरूच के निकट नर्मदा जिले में स्थित है। तो हमने ये जाना कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है क्या। अब आपको उसकी लोकेशन दिखा देते हैं। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार सरोवर बांध के जस्ट अपोजिट है। यहाँ से आपको 3.2 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने के बाद स्टैच्यू ऑफ यूनिटी मिलेगी। इस तरफ आपको नर्मदा नदी मिलेगी, जहाँ पे सरदार सरोवर डैम में पानी इकट्ठा करने के बाद एक छोटा हिस्सा यहाँ पे निकलता है और यहाँ पे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो कि साधु बेट द्वीप पे स्थित है वो आपको मिलेगा। तो ये हमने इसकी लोकेशन देख ली। अब आगे बात करते हैं कि इसके कुछ स्पेसिफिकेशन और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। ये प्रतिमा 33 महीनों में तैयार हुई है। प्रतिमा की बात कर रहा हूँ, न कि पूरी स्मारक के बारे में, क्योंकि स्मारक 31 अक्टूबर 2013 से 31 अक्टूबर 2018 5 साल टोटल टाइमिंग जो है वो 5 साल का रहा है, परंतु प्रतिमा 33 महीनों में तैयार हुई है। और जो कि चीन के केंद्रीय हेनान प्रांत में स्थित स्प्रिंग टेम्पल की 11 सालों में निर्मित 153 मीटर ऊंची प्रतिमा से भी ऊंची है और न्यूयॉर्क की स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की ऊंचाई से करीब 2 गुनी है। अब इसकी ऊंचाई के बारे में बात करते हैं। केवल स्टैच्यू की ऊंचाई 182 मीटर या आप कह सकते हैं 597 फीट है और आधार सहित 240 मीटर और 790 फीट आप कह सकते हैं। इस प्रतिमा के निर्माण के लिए भारत के किसानों से लोहा कैंपेन या फिर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कैंपेन के तहत आवश्यक लोहे को इकट्ठा किया गया था। बाद में इस लोहे को इस स्टैच्यू में यूज न करके अन्य किन्हीं कामों में जो इस स्मारक में बने हैं उनके लिए यूज किया गया था। इस मूर्ति के डिज़ाइनर कौन है? पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित मूर्तिकार राम वंजित सूतर। वन डे एग्जाम में ये क्वेश्चन अराइज हो सकता है, तो आप इसे नोट डाउन कीजिएगा। अब बात करते हैं कि इस प्रतिमा का निर्माण कौन सी कंपनी ने किया था। भारत की कंपनी है L&T लार्सन एवं ट्रूबो। इस कंपनी ने राज्य संचालित सरदार सरोवर नर्मदा निगम के साथ मिलके किया है। इसके निर्माण के लिए गुजरात सरकार ने सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय एकता ट्रस्ट SVPRET का गठन किया था। अब बात करते हैं इस स्टैच्यू की विशेषताओं के बारे में। इस स्टैच्यू में एक लिफ्ट की व्यवस्था की है जिससे पर्यटक प्रतिमा के हृदय स्थल तक जा सकेंगे, जहां एक गैलरी का निर्माण किया गया है, जहां पे एक साथ 200 पर्यटक खड़े होकर
सतपुड़ा और विंध्याचल पहाड़ियों से घिरे नर्मदा नदी, सरदार सरोवर बांध व वहाँ स्थित फूलों की घाटी का नज़ारा देख सकेंगे। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से 3 किलोमीटर की दूरी पर एक टेंट सिटी, फूलों की घाटी और श्रेष्ठ भारत भवन नामक एक कन्वेंशन सेंटर का निर्माण किया गया है। जिस प्रकार हमने पहले बात की थी कि स्टैच्यू के डेवलपमेंट में हमें 33 महीने का वक्त लगा था, उसके बाद जो वक्त था वो टेंट सिटी, फूलों की घाटी, श्रेष्ठ भारत भवन और स्टैच्यू के अंदर बने म्यूजियम में लगा था। अब बात करते हैं कि ये स्टैच्यू कितने रुपए में और जो कॉस्टिंग थी वो कितनी आई। कॉस्टिंग थी 2989 करोड़ रुपये, जिसमें ये सभी का डेवलपमेंट कर लिया गया था। अब ये स्टैच्यू 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवा और 6.5 तीव्रता के भूकंप को सहने में सक्षम है। और इस प्रतिमा के अंदर जो म्यूजियम बनाया गया है वहाँ पे सरदार पटेल की स्मृति से जुड़ी कुछ चीज़ें रखी गई है। अब बात करते हैं कि ये दुनिया की अन्य प्रतिमाओं से किस प्रकार अलग है। हमारे देश में बनी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी 182 मीटर ऊंची है, जो आज दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है। इसके बाद चाइना में बनी हुई स्प्रिंग टेम्पल बुद्धा जो कि 153 मीटर ऊंची है। फिर जापान की यूशिकु दाइबुत्सु 120 मीटर ऊंची है। फिर स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो कि यूएसए में है 93 मीटर और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी अप्रोक्सीमेटली इससे 2 गुनी है। उसके बाद रशिया में द मदरलैंड कोल्स और फिर ब्राज़ील में क्राइस्ट द रिडीमर। अब बात करते हैं कि इस स्टैच्यू से भारत को किस प्रकार के सामाजिक और आर्थिक लाभ होंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि ये स्टैच्यू भारत को सामाजिक रूप से किस प्रकार लाभ दे सकता है। ये स्टैच्यू भारतीयों को हमेशा हमेशा स्वतंत्रता संग्राम के संघर्ष के बारे में याद दिलाता रहेगा एवं इस स्टैच्यू के द्वारा हम सरदार वल्लभ भाई पटेल की दूरदर्शी एकता, देशभक्ति, समावेशी विकास, सुशासन की विचारधाराओं को अपनाने के लिए प्रेरित होते रहेंगे। ये स्मारक हमें आर्थिक रूप से किस प्रकार लाभ देगा। जिस प्रकार ये एक वैश्विक स्ट्रक्चर बन चुका है, इससे यहाँ पे टूरिज्म इंक्रीज होगा और टूरिज्म इंक्रीज होने से हम एजुकेशन और हेल्थ केयर के बुनियादी ढांचे को इम्प्रूव कर सकते हैं, कृषि विकास के लिए अनुसंधान केंद्र बना सकते हैं, जनजातियों का विकास कर सकते हैं, सामाजिक आर्थिक विकास के कार्यों को बढ़ावा दे सकते हैं। इस प्रकार के कार्य हम इससे कर सकते हैं और इस प्रकार के लाभ इससे हमें मिलेंगे। इसके अलावा कुछ अन्य लाभ हमें यहाँ से मिलेंगे, जिस प्रकार आजीविका सृजन के मौके बढ़ेंगे, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में ये काम करेगा, आदिवासियों का विकास हम कर सकेंगे, रोजगार का सृजन होगा, अनुसंधान और शिक्षा में हम बढ़ावा कर सकेंगे और पर्यावरण को संरक्षित कर सकेंगे। पर्यावरण संरक्षण हम इस प्रकार करेंगे क्योंकि ये एक सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है और यहाँ पे टूरिज्म बहुत तरीके से बढ़ेगा, तो वहाँ पे जो नेचुरल जो खूबसूरती होती है उसको हमें संरक्षित करने के लिए पर्यावरण संरक्षण को हमें बढ़ावा देना होगा। अब बात करते हैं सरदार पटेल की जीवनी के बारे में। सरदार पटेल की जीवनी को 1 या 2 स्लाइड में डिस्कस करना असंभव जैसा है, परंतु हम यहाँ पे कुछ बिंदुओं के बारे में डिस्कस करेंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को हुआ था। इनका जन्म नडियाद गुजरात में हुआ था और जो एक कृषक परिवार था। ये भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और इनको भारत का पहला उप प्रधानमंत्री बनाया गया। साथ ही गृह, सूचना एवं प्रसारण मंत्री का प्रभार भी इन्हें दिया गया। बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व कर रहे पटेल को सत्याग्रह की सफलता पर वहाँ की महिलाओं ने सरदार की उपाधि दी थी। सरदार पटेल की महानतम देन जो इस देश को थी वो थी कि 562 छोटी बड़ी रियासतों का भारतीय संघ में विलीनीकरण किया। इन्होंने देश को एक सूत्र में बांधा था और इसीलिए इनको भारत का बिस्मार्क और लौह पुरुष भी कहा जाता है। विश्व के इतिहास में एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं हुआ जिसने इतनी बड़ी संख्या में राज्यों का एकीकरण करने का साहस भी किया हो और हमारे सरदार ने ऐसा करके दिखाया। अब आगे बात करते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का राजनीतिक योगदान क्या रहा था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में पहला योगदान 1918 में गुजरात के खेड़ा संघर्ष में दिया था। खेड़ा सत्याग्रह गुजरात के खेड़ा जिले में किसानों का अंग्रेज सरकार की कर वसूली के विरुद्ध था और ये महात्मा गांधी की प्रेरणा से वल्लभ भाई पटेल एवं अन्य नेताओं की अगुवाई में किया गया था। उन्होंने
बोरसद सत्याग्रह के द्वारा बोरसद तालुका की जनता को हदिया नामक एक दंडात्मक कर से मुक्त कराया और सरदार पटेल ने 1923 में नागपुर में राष्ट्रीय झंडा आंदोलन का सफल नेतृत्व किया। 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की और असहयोग आंदोलन, स्वराज आंदोलन, दांडी यात्रा तथा भारत छोड़ो आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई। सरदार पटेल भारत के पहले उप प्रधानमंत्री, साथ ही गृह, सूचना एवं प्रसारण मंत्री भी थे और 562 देसी रियायतों का देश में विलय किया था। ये बातें हमने पहले भी डिस्कस की है। अब आगे बात करते हैं कि विलय के समझौते के लिए जम्मू कश्मीर, हैदराबाद एवं जूनागढ़ जो असहमत थे, इनको भी सरदार पटेल ने नवंबर 1947 तक अपनी कूटनीतिक समझदारी से देश में शामिल कर लिया था। भारत के एकीकरण से पटेल को लौह पुरुष की उपाधि प्राप्त हुई और 1991 में मरणोपरांत इन्हें भारत रत्न सम्मान दिया गया। तो ये सब हमने बात करी सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बारे में। अब हम बात करते हैं एक क्वेश्चन के बारे में। सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा संविधान सभा की निम्नलिखित में से किस समिति का नेतृत्व किया गया था? मौलिक अधिकार समिति, राज्यों संबंधी समिति, प्रांतीय संविधान समिति या फिर ए व सी दोनों। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। उम्मीद करता हूं कि सभी व्यूअर्स इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। अब हमने इस टॉपिक के बारे में सब कुछ डिस्कस कर लिया। आप अपना व्यू इस पॉइंट के बारे में कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और क्वेश्चन का आंसर तो आपको देना ही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।